एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हमारा 20वां लेक्चर होने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जहां पे हम आज से सेशन ट्रायल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है आपका सेशन ट्रायल के बारे में। यदि आपने आज का लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको आगे जितने भी ट्रायल आने वाले हैं, यानी कि आपका चाहे समरी ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, चाहे समन ट्रायल हो, किसी भी तरह का ट्रायल हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको आज का लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। और यहाँ पे आज हम जो लेक्चर बात करने वाले हैं वो पूरा डायग्राम के फॉर्म में पहले देखने वाले हैं। तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर 19 की, तो बेसिकली किसके बारे में बात करता है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की बात करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि सेशन न्यायालय तो डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, जनरल रूल ये है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, सेशन न्यायालय भी संज्ञान ले सकता है। अब ये कहाँ पे ले सकता है मैं बता चुका हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कौन सी ऐसी धारा है जहाँ पे बताया गया है कि सेशन न्यायालय भी संज्ञान ले सकता है। अब यहाँ पे धारा 248 से 260 तक के पूरा प्रोसीडिंग बताया गया है सेशन न्यायालय के संग विचारण के बारे में। अब ये ट्रायल जो होती है, ट्रायल होती क्या है और ये कब स्टार्ट होती है, तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। अब क्या होता है, जब एफआईआर वगैरह दर्ज होती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है, सारी चीज़ होने के बाद फिर क्या होता है, लास्ट में आरोप लगाया जाता है। आरोप किस चीज़ को बोलते हैं कि जो उसने अपराध किया है उस अपराध का एक परिभाषित करने वाला एक शब्द लगाया जाता है जिसको आरोप कहा जाता है, ताकि यहाँ पे उससे पता चल सके कि अपराधी जो है, आरोपी है, उसने क्या अपराध किया है। आगे का समझ में। तो जब ये आरोप लग जाता है ना, उसके बाद क्या होती है, मेन इसकी ट्रायल स्टार्ट होती है। ट्रायल में मेनली क्या होता है, जो आपके एविडेंस आते हैं, जो गवाहियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए, क्रिमिनल केसेस में प्रोसीडिंग के बारे में, यानी कि 3 तरह के यहाँ पे लेके आया हूँ। पहला कहता है प्री ट्रायल स्टेज, यानी कि अगर विचारण से पहले की स्टेज, ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज और आफ्टर ट्रायल स्टेज। यानी कि एक तो विचारण के दौरान की क्या होती है, ठीक है ना, एक विचारण के बाद की क्या प्रक्रिया होती है, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर प्री ट्रायल स्टेज की बात की जाए, यानी कि विचारण से पहले क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होती है, अगर मान लीजिए पुलिस कंप्लेंट हुई है, यानी एफआईआर हुई है, तो उसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, जो नोटिस जारी की जाती है जिसने अपराध किया है, अब जो अपराधी है या फिर उससे संबंधित जो व्यक्ति है, उस अपराध से संबंधित, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, उनकी जमानत होती है, रिमांड भी दिया जा सकता है न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के द्वारा, ठीक है। अब न्यायालय के द्वारा रिमांड कितने दिन की दी जाती है, जो पुलिस कस्टडी दी जाती है वो कितने दिन की रहती है, वो केवल 15 दिन तक की ही रहती है। उससे आगे की जो कस्टडी दी जाती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। आगे और समझ में, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, चालान पेश होता है। जब चार्जशीट पेश हो जाती है उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। अब वहीं अगर हम बात करें, ये तो हो गए पुलिस कंप्लेंट के माध्यम से, ठीक है, पुलिस के आपने एफआईआर दर्ज की। वहीं अगर दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे बात करें, अदर देन पुलिस कंप्लेंट, यानी पुलिस कंप्लेंट से भिन्न आधार पर अगर मामला संसित किया जाता है, वो कैसे होगा, तो यहाँ पे धारा 210 की का नंबर यहाँ पे का क्लॉज क्या कहता है, परिवाद। यानी कि अगर आपने कंप्लेंट कहाँ पे फाइल कर सकते हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष कर सकते हो, तो यानी कि परिवाद पे। दूसरा आता है कि पुलिस से एक भिन्न व्यक्ति से प्राप्त सूचना, यानी कि अगर पुलिस ने सूचना नहीं दी, उससे भिन्न किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई और वो यहाँ पे न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, तो उसके बाद यहाँ पे आगे प्रोसीडिंग चलती है। अब इस जो यहाँ पे संज्ञान लिया गया है, इसमें आगे प्रोसीडिंग कैसी रहती है, धारा 223 से धारा 226 तक में वहाँ का पूरा प्रोसीडिंग बताया गया है कि अगर कंप्लेंट पे मामला आता है, उसका संज्ञान लिया जाता है, तो उसमें किस प्रकार से आदेशिका जारी होती है, किस प्रकार से उसको खारिज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब ये हो गया आपका प्री ट्रायल स्टेज। अब ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज की बात करते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज क्या आता है, पहले तो होता है कि विचारण की शुरुआत होगी। अब जब चार्जशीट वगैरह पेश हो जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है। अब ट्रायल कौन कौन सा हो सकता है, तो पहले जी यहाँ पे 3-4 तरीके के ट्रायल बताए गए हैं। पहला ट्रायल कहता है सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल, यानी कि जो ट्रायल कहाँ पे चलनी है, सेशन न्यायालय के समक्ष, पहली ट्रायल तो ये हो गई।
दूसरी ट्रायल की बात करता है कि वारंट मामले, यानी कि मजिस्ट्रेट दो तरह के ट्रायल करता है। पहला कहता है वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अलग बताई गई है, और अगर समन मामलों का विचारण चलाना है तो उसकी प्रक्रिया अलग बताई गई है। तो ये दो तरह के ये ट्रायल ये हो गए। उसके बाद एक और आता है संक्षिप्त विचारण, यानी समरी ट्रायल की बात करता है। तो समरी ट्रायल भी यहाँ पे किया जा सकता है। कौन से अपराध का किया जाएगा वो अलग प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब ये सारी चीज़ जब हो जाती है तो क्या होता है, अब ये विचारण तो हो गया इनके समक्ष। विचारण होने के बाद क्या होता है, या तो दोष मुक्त किया जाता है या दोष सिद्ध की जाती है, उसके लिए क्या होता है, निर्णय आता है। आगे समझ में, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जब निर्णय आ जाता है तो यहाँ पे तो इसका विचारण का मामला खत्म हो गया, ये ट्रायल की स्टेज तो खत्म हो गई। अब आफ्टर ट्रायल स्टेज क्या आती है, आफ्टर ट्रायल स्टेज ये आती है कि उसमें अपील हो सकती है। अपील तीन तरीके से हो गई। पहले कहता है दोष मुक्ति से अपील। अब मान लीजिए ए है और बी, इन दोनों के बीच में केस चला, क्रिमिनल केस चला। अब बी को यहाँ बी जो है अपराधी है, बी के ऊपर ट्रायल चलाई गई। अब बी को क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब ए हुआ उसमें पीड़ित कि एक बी को क्यों छोड़ा गया, उसने तो अपराध किया था। तब ए कहाँ चला जाएगा, अपील में चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बी को मान लीजिए सजा हो गई, दोष सिद्ध कर दिया गया, तो फिर अपील में कौन जाएगा, बी जाएगा कि भाई उसको सजा हुई है, वो गलत तरीके से हुई है, तो उसको लगता है तो उसको कहाँ जाएगा, अपील में जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अपर्याप्त प्रतिकर से अपील, अब यहाँ पे न्यायालय ट्रायल कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बी जो है वो क्या करेगा, प्रतिकर यानी कंपनसेशन देगा, किसको, ए को। अब हो सकता है ए को लगता हो कि नहीं ये तो अपर्याप्त प्रतिकर है, ये तो बहुत कम कंपनसेशन दिलाएगा, उसके लिए भी अपील कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद पुनरीक्षण भी हो सकता है, पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। रिव्यू की बात की जाए तो रिव्यू नहीं हो सकता। अगर सीपीसी की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड की, तो वहाँ पर तो रिव्यू हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल में अगर बात की जाए, क्रिमिनल यहाँ पे जो कोड है उसमें यहाँ पे आपका रिव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे अपील या फिर रिवीजन हो सकता है, पुनरीक्षण किया जा सकता है। रिव्यू का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है। अब रिव्यू कहाँ पे बताया गया है आपको सीपीसी में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है तो, ठीक है। ये हो गई आपकी प्री ट्रायल स्टेज, ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज और आफ्टर ट्रायल स्टेज। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं अगर ट्रायल हो जाए तो उसके बाद जजमेंट की बात आती है। तो जजमेंट के बारे में भी कुछ प्रावधान यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जजमेंट के बारे में देखिए, ये ऐसा है कि अगर यहाँ पे उसको दोषी कब ठहराया जाएगा, कब क्या किया जाएगा, जजमेंट कब दिया जाता है, तो किन धाराओं में बताया गया कि जजमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, निर्णय सुना दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। पहला तो दोषी होने के अवचन पर, यानी कि जिस अपराधी के ऊपर यह अभियोग लगाया गया है कि वो उसने अपराध किया, मान लीजिए उस पर आरोप लगाया गया न्यायालय के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा, और यहाँ पे जब आरोप लगाया जाता है ना, तो आरोप लगाने के बाद उससे पूछा जाता है क्या आप अपने आरोप को स्वीकार करते हो या फिर यहाँ पे विचारण चाहते हो, यानी ट्रायल चाहते हो। अगर वो अपना आरोप स्वीकार कर लेता है तो फिर यहाँ पे इसी कंडीशन पर क्या कर दिया जाता है, उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तीन धारा है। अगर यहाँ पे सेशन मामला चल रहा है, सेशन ट्रायल चल रही है, तो धारा 252 में देखोगे कि वहाँ पे अगर दोषी होने का अभिभाग पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। वहीं अगर वारंट मामले में विचारण की बात की जाए तो धारा 264 की बात आती है, वहाँ पे बताया गया दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। वहीं अगर धारा 275 की बात की जाए तो समन मामले में आता है, तो वहाँ पर भी इस तरह के दोषी होने का अभिभाग में दोष सिद्धि की जा सकती है। ये हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए, अब ये तो कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर मान लीजिए विचारण समाप्त हो गया, उसके बाद भी तो जजमेंट होगा, क्योंकि अगर ट्रायल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, ताकि उस पर जजमेंट किया जा सके। तो यहाँ पे विचारण के समाप्ति पे भी जजमेंट होता है, जिसे धारा 258 में बताया गया है सेशन न्यायालय वाले में, सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण होता है, 271 वारंट मामले वाले में, और धारा 278 समन मामले के विचारण जब चलता है। अभी जो धाराएं जितनी पढ़ रहे हो ना, इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा अगर समझ में नहीं आया तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब पूरा लेक्चर देखने के बाद फिर से अगर देखोगे इसको तो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। आगे समझ में। अब धारा 278 में समन मामले के विचारण अगर चल रहा है, तो वहाँ पर विचारण जब समाप्त हो जाता है तो उसके एक जजमेंट सुनाया जाता है। ये तो बात होगी दो कंडीशन की। तीसरी कंडीशन अन्य आधार पर, अन्य आधार और कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ पे ऐसा जजमेंट सुनाया जाएगा।
पहला कहता है कि राजीनामा के आधार पर, अगर मान लीजिए जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, और साथ ही साथ जो अपराधी है, उन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, आपसी समझौता हो जाता है, तो राजीनामा पेश करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निर्णय किया जा सकता है। अब राजीनामा भी उसमें दो तरीके के बताए, उसमें 2-3 क्या बताए गए हैं, पूरा लिस्ट बताई गई। ये पहली लिस्ट कहता है कि आप जिसमें राजीनामा कर सकते हो पक्षकार के अपने आपस की सहमति से। दूसरा लिस्ट जो है वो क्या कहता है कि आपका जो राजीनामा होगा, समझौता तो हो सकता है लेकिन न्यायालय की कंसेंट से, जब न्यायालय की अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर न्यायालय कंसेंट दे देता है कि हाँ चलो सहमति हो ले लो तो ठीक है, तब फिर यहाँ पे राजीनामा हो सकता है, उसके बाद आधार पर निर्णय होगा। उसके बाद आता है दूसरा, यहाँ पे कहता है कि पर्याप्त आधार ना होने पर उन्मोचन, यानी कि मामला तो पेश किया गया, मामला संचित किया गया, ट्रायल स्टार्ट हुई, वहाँ पे जो न्यायालय है, न्यायालय ने क्या किया, उन जो भी दस्तावेज पेश किए गए थे उन सभी दस्तावेज को देखा, सब कुछ देखा, उसके आधार पर अगर मजिस्ट्रेट को या न्यायाधीश को लगता है कि ऐसा तो कोई आधार ही नहीं है, कि लगता ही नहीं कि यहाँ पे अपराधी ने कोई अपराध किया है, जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, जो साक्ष्य प्राइमा फेसाई पेश हुए हैं, ठीक है, प्रथम दृष्टया, तो वहाँ पे अगर ऐसा कोई आधार है ही नहीं तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब डिस्चार्ज की धारा कहाँ पे, धारा 250, धारा 262 और धारा 268, ये यहाँ पे बताया गया है। ये हो गया। वहीं अगर आप बात करें नेक्स्ट, जो अभियोजन साक्ष्य में अपराध साबित ना होने पर दोष मुक्ति, यानी कि साक्ष्य आ गया, अभियोजन साक्ष्य आ गया, यानी प्रोसिक्यूशन ने क्या कर दिया, एविडेंसेस पेश किए। अब एविडेंस को देखने के बाद और अभियुक्त की परीक्षा करने के बाद, ठीक है, अभियुक्त परीक्षा धारा 313 अब देखते होगे ना, पहले जो आपका धारा 313 हुआ करता था सीआरपीसी में, अब 351 हो गया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसे मुलजिम की परीक्षा की जाती है। यहाँ पे अभी तक क्या हुआ, परीक्षा कब की जाती है, उसके जो प्रतिरक्षा करने के पहले, यानी कि जो अपराधी है वो अपना एविडेंस रखे, उससे पहले क्या किया जाता है, मुलजिम बयान होता है। तो वहाँ पे इन सभी को देखने के बाद अगर न्यायालय को लगता है कि ऐसा कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो अपराध साबित नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, धारा दोष मुक्त कर दिया जाता है, धारा 255 में। अब वहीं अगर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि दंड के प्रश्न पर सुनना, तो अगर ये पूरे बीएनएसएस में, यही अगर सीआरपीसी में भी था, तो वही चीज़ अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में 2 जगह ऐसी है जहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर यहाँ पे जो न्यायाधीश है या फिर मजिस्ट्रेट है क्या कर रहा है, अगर दंड सुना रहा है, दोष सिद्ध कर रहा है, यानी कि सजा सुना रहा है, तो फिर वो क्या करता है, सेंटेंस पर सुनता है, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनता है। तो धारा 258 सब क्लॉज 2 और धारा 271 के सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सिर्फ 2 धाराएं जहाँ पे कहता है कि दंड के प्रश्न पद सुना जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपको बीएनएस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और ये मेरा लीगलाइजेशन सर का एक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं अब चैप्टर 19 की, तो चैप्टर 19 जो है, अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। अब पूरे सेक्शन को इसमें समझते हैं। यहाँ पे कहता है 248 से 260 तक में पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है। तो 248 जो है वो क्या कहती है कि सेशन जो मामला होता है, यानी कि सेशन ट्रायल होता है, उसमें क्या मामले का संचालन कौन करता है, लोक अभियोजक, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या करेगा, मामले का संचालन करता है, यानी स्टार्टिंग करता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब गवाहियाँ होती है तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस के जो होते हैं वो गवाहियाँ होती हैं, उसके बाद अपने जो अपराधी है उनके गवाह होते हैं, ठीक है। तो मामले का संचालन कौन करता है, लोक अभियोजक। और लोक अभियोजक नियुक्ति के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है, तो जो आप देखोगे सेक्शन 18 बीएनएसएस का, पहले सेक्शन 24 हुआ करता था, हालांकि यहाँ पे सीआरपीसी में, लेकिन अब सेक्शन 18 हो चुका है। ये हो गया। अब वहीं अगर मामले का संचालन जब लोक अभियोजक करता है ना, तो लोक अभियोजक इस बारे में बताता है कि जो मामला आया है उस मामले का उस मामले को जो साबित करने वाला है वो किस एविडेंसेस के बिहाफ पे साबित करने वाला है, किस साक्ष्य से उसको दोषी साबित करने वाला है, इस चीज के बारे में बताएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 250 और 251। अब 2 कंडीशन आती है। 2 कंडीशन क्या आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ साक्ष्य जो भी बताए गए, इन साक्ष्यों के आधार पर अगर न्यायालय को लगता है कि यहाँ पे कोई पर्याप्त आधार नहीं है आरोप लगाने का, उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग करने का, तो फिर क्या कर दिया जाता है, उसको उन्मोचित कर दिया जाता है।
लेकिन अगर उसमें यहाँ पे उन्मोचित नहीं किया गया, पर्याप्त आधार है और आरोप लगाया गया, और तब यहाँ पे उस आरोपी से यानी जो अपराधी है उससे पूछा जाएगा कि भैया आपने के ऊपर जो आरोप लगाया गया है क्या आप उसे स्वीकार करते हो। तो इसमें भी दो कंडीशन आती है, या तो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर स्वीकार कर लेता है, मान लीजिए जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने अपराध किया है, मैं इसको दोषी यहाँ पे अभिभाग करना चाहता हूँ कि आप मुझे जो भी जुर्माना वगैरह लगाना हो लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा निवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध किया जा रहा है ना, तो न्यायालय स्वविवेकानुसार करेगा। यहाँ पे जब कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर वो अभिभाग कर रहा है तो दोष सिद्धि करेगी, यहाँ पे उसको स्वविवेक अनुसार कर सकता है। और मान लीजिए यदि इनकार कर देता है और कहता है आरोपी कि नहीं मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो मैं स्वीकार क्यों करूँ, मैं तो विचारण चाहता हूँ, आप पूरा का पूरा ट्रायल चलाइए, अब अगर एविडेंसेस आएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे धारा 253 में फिर आगे प्रोसीडिंग चलेगी। तो धारा 253 क्या कहता है, जब ऐसे इनकार कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद एक एविडेंस के लिए ना एक तारीख डिसाइड की जाती है, निर्धारित की जाती है, और उसके बाद धारा 254 में फिर वो सारे एविडेंसेस लिए जाते हैं जो प्रोसिक्यूशन के समर्थन में हों, ठीक है, यानी अभियोजन के समर्थन में हो, उस सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे। तो एक सेक्शन कहती है 253 कि आप एविडेंस के लिए एक तारीख डिसाइड करेंगे, निर्धारित करेंगे, उसके बाद और एक धारा कहती है कि उस तारीख पे आप क्या करेंगे, सारे एविडेंसेस लेंगे प्रोसिक्यूशन के। उसके बाद धारा 255 आ जाती है, यानी आप देख सकते हो एक के बाद एक यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कि एक पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद। तो आप इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस ट्रायल को समझ लेते हो, सेशन ट्रायल को, तो आपको वारंट ट्रायल समझने यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल समझने में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसान भाषा में समझोगे आप। तो यहाँ पे देखिए, यदि साक्ष्य में विचार करने पर अपराध साबित नहीं हुआ तो फिर दोष मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे साक्ष्य आया प्रोसिक्यूशन के, अब उस साक्ष्य पे विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद अगर न्यायालय को लगता है, न्यायाधीश को लगता है कि यहाँ पे तो कोई अपराध हुआ ही नहीं है, अपराध तो साबित ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब मान लीजिए दोष मुक्त नहीं किया गया तो क्या करोगे, क्या कंडीशन है फिर। अगर दोष मुक्त नहीं किया जाता ना, तो फिर जो आपका आरोपी है यानी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था ना, वो क्या करेगा, अपना डिफेंस स्टार्ट कर देगा। यानी कि भाई अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि अपना एविडेंस तो लेके रख दिया, ला के रख दिया, गवाहियां हुई। अब जो आरोपी है भाई, उसको दोष मुक्त अगर नहीं किया गया तो वो तो अपना बचाव करेगा ना, तो अपने बचाव में जो भी उसके पास एविडेंसेस होंगे वो एविडेंस अपना लेके आएगा। ये हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे अपना प्रतिरक्षा कर लेता है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं वो सारे आ गए, तो अब इन सभी के बाद क्या होती है, लास्ट में बहस होती है, यानी तर्क सुना जाता है दोनों का, ठीक है, या अभियोजन का और साथ ही साथ जो आपका आरोपी है या फिर उसके अधिवक्ता है, उनका क्या सुना जाएगा, तर्क सुना जाएगा, यानी बहस होगी। और कोई विधि का प्रश्न है, अगर कोई आरोपी या फिर यानी कि अभियुक्त जो है या फिर उसका अधिवक्ता कोई विधि का प्रश्न खड़ा करता है, लाता है, तो उसके बारे में न्यायालय की अनुमति से अभियोजन क्या कर सकता है, आगे उसके बारे में निवेदन कर सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 258। अब जब आर्ग्यूमेंट हो जाती है, भाई आर्ग्यूमेंट हो गया तो बचा ही क्या, सिर्फ दो चीज बची है, या तो उसको दोष मुक्त किया जाएगा या तो दोष सिद्ध किया जाएगा, यानी इसका निर्णय आएगा। अब इसके निर्णय पे भी ना एक बाउंडेशन लगा दिए, पहले बाउंडेशन नहीं थी, अब बाउंडेशन लगा दी कि आपको इतने दिन के अंदर निर्णय सुनाना ही है, 30 दिन 45 दिन अधिकतम, इस तरीके से। अब दो सेक्शन बचते हैं आपके इस चैप्टर के, 259 और 260। 260 तो हमने पढ़ लिया है, धारा 222 के उपधारा 2 हमने पढ़ा था जब, कि यहाँ पे जो वीआईपी डेफेमेशन होता है उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया बताई गई है, तो वो सारी ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। अब बात आती है पूर्व दोष सिद्धि की, तो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में हमने पढ़ा था, यानी जब चार्ज लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जाता है किसी अपराधी पे, तो उस पर भी एक पूर्व दोष सिद्धि का भी कॉन्सेप्ट आता है कि उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे इसे इतना बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि के बारे में, यानी कि अगर जब चार्ज लगाया गया था उस टाइम पे जब ये लिखा गया था कि इसके ऊपर पूर्व दोष सिद्धि है, और जो अभियुक्त है अगर वो नहीं मानता
और कहता है कि मेरी कोई पूर्व दोष सिद्धि नहीं हुई है, मुझे पहले कभी सजा नहीं हुई है, तो फिर यहाँ पे उसको साबित किया जा सकता है। पूर्व दोष सिद्धि को सिर्फ इतना बताया गया है। यह है आपका पूरा डायग्रामेटिक फॉर्मेट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 248 जो आपका स्टार्ट हो रहा है अब बैरेक्ट से। बैरेक्ट है तो बैरेक्ट खोल के बैठ जाइए। अब धारा 248 जो है, पहले धारा 225 हुआ करता था सीआरपीसी में, अब यहाँ पे धारा 248 हो चुका है। यहाँ पे कहता है विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई, जनरल से रूल बता दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि अगर मान लीजिए सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल चल रही है, तो चाहे किसी भी तरह की सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल हो, सभी ट्रायल में क्या किया जाएगा, अभियोजन का जो संचालन है वो कौन करेगा, वो लोक अभियोजक के द्वारा ही किया जाएगा, अदरवाइज किसी और के द्वारा नहीं किया जाएगा। कौन करेगा, लोक अभियोजक। अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे सेशन न्यायालय जो है जनरली इसका किसी भी अपराध का संज्ञान तो लेता नहीं है, मजिस्ट्रेट लेता है। आपने धारा 210 पढ़ी है पीएनएसएस की, वहाँ पे मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे क्या करता है, सेशन न्यायालय संज्ञान लेता है। कैसे, अब हो सकता है डायरेक्ट अभिव्यक्त रूप से दिया गया हो या फिर सुपुर्दगी में आया हो, यानी कि मजिस्ट्रेट ने क्या किया, सुपुर्द किया हो। जैसे आप देखोगे धारा 232 की खंड घ में डी नंबर में यहाँ पे क्या बताया गया कि सुपुर्दगी की जाती है। अगर सेशन न्यायालय के द्वारा मामला विचारणी है तो फिर सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो मामला चल रहा था। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है धारा 249। धारा 249 क्या बात करता है, अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। अब यहाँ पे जब पहले बता दिया गया 248 में कि मामले का संचालन कौन करेगा, लोक अभियोजक करेगा, लेकिन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये धारा 249 बताता है। तो यहाँ पे कहता है जब अभियुक्त धारा 232 के अधीन सुपुर्दगी में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, यानी कि जब सेक्शन 232 में क्या बताया गया, सुपुर्दगी के बारे में बताया गया। तो जब सुपुर्दगी की जाती है ये उसके या फिर उसके समक्ष लाया जाता है, तो अभियोजन जो है, अभियोजक मामले का कथन क्या करेगा, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का वर्णन करते हुए आरंभ करेगा। अब यहाँ पे जो अभियोजक है, ये लोक अभियोजक है, वो क्या करेगा, जो उसके आरोपी है जो यानी अभियुक्त जो है उसके विरुद्ध जो भी यहाँ पे उसके खिलाफ लगाए गए हैं अभियोग हैं कि उसने ऐसा अपराध किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, खून किया है या फिर बलात्कार किया है, जो भी किया हो, तो उसके बारे में उस आरोपों का वर्णन करते हुए ये कथन आरंभ किया जाएगा कि इसने ऐसे ऐसे आरोप किए गए हैं इसके द्वारा, और साथ ही साथ ये कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ गवाहियाँ हैं, जिन कथन हैं, इनके आधार पे हम ये साबित करना चाहते हैं कि इन्होंने अपराध किया है और ये अपराधी है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें कौन करेगा, लोक अभियोजक करेगा। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट देगा, ऐसा बताएगा कि इसने ऐसा कांड किया है, ऐसा अपराध किया है, ऐसा कार्य किया है, बहुत ही घिनौना है, और मैं इस साक्ष्य के माध्यम से इसको दोषी साबित करना चाहता हूं। इस तरह की यहाँ पे प्रपोजल रखेगा, प्रस्थापना करेगा। अब यहाँ पे जैसे इसने कुछ साक्ष्य रखा, कुछ उसके खिलाफ जो कथन आया उसको रखा, अब इन सभी के बारे में ना न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय यहाँ पे डिस्कस करेगा, देखेगा कि भाई सही में ऐसा अपराध हुआ है कि नहीं, प्राइमा फेसाई भाई इंक्वायरी कर सकता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, यानी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ साथ अगर न्यायालय चाहता है, न्यायाधीश चाहता है या फिर मजिस्ट्रेट चाहता है तो वो भी इंक्वायरी तो कर सकता है ना, उसके पास भी तो पावर है। तो जो पावर है तो यूज तो करेगा ना। तो ये चीज़ देखिए। अब उन्मोचन की डिस्चार्ज की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए इस पहला क्लॉज जो है ना, इसको अब जोड़ा गया है, पहले यहाँ पे नहीं था। कहाँ पे नहीं था, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं था, अब बीएनएसएस में इसको जोड़ दिया गया। इसमें एक टाइम लिमिट बता दिया ना। ट्रायल में कई जगह आपको देखने को मिला जहाँ पे ये पूरा का पूरा टाइम लिमिट से ना बांध दिया है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताता है कि अभियुक्त जो है यानी जिसके खिलाफ यहाँ पे मामला पंजीबद्ध किया गया है ना, अब उसको अगर मान लीजिए धारा 232 के दिन सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी कि अगर अभियुक्त चाहता है कि उसको उन्मोचित किया जाए, उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो जिस तारीख को सुपुर्द किया गया है
सेशन न्यायालय को मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो जब जिस तारीख को सुपुर्द किया जाएगा उसके 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, एक आवेदन किया जाएगा ताकि उसको उन्मोचित किया जा सके। ठीक है, ये आवेदन की भी बात आ गई। वहीं दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि मामले के अभिलेख और उसके साथ के दस्तावेज पर विचार कर लेने और अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई करने के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पे इस अभियोजन का निवेदन यानी कि जो आवेदन उसने उन्मोचन के लिए किया है वो आवेदन हो गया। ठीक है, मामले का अभिलेख देखेगा न्यायालय, साथ ही साथ उसके साथ जो दस्तावेज पेश किए गए, जो कथन आए हुए होंगे, अभियुक्त और अभियोजन जो भी निवेदन उनको सुनेगा न्यायाधीश। अब जब ये सारी चीज़ सुनने के बाद अगर न्यायाधीश को लगता है कि भाई यहाँ पे तो कार्रवाई करने का कोई पर्याप्त आधार ही नहीं है, जब आधार ही नहीं है तो आगे की प्रोसीडिंग तो चल ही नहीं सकती ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसके पास पर्याप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त क्या कर देगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज मतलब उन्मोचित कर देगा, दोष मुक्त। अब डिस्चार्ज का यहाँ पे प्रभाव क्या होगा कि उसको दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जब उन्मोचित किया जा रहा है ना, तो अपने उस न्यायाधीश क्या करेगा, अपने कारणों को लेखबद्ध भी करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कारण लिखेगा ना उसको बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में लिख दे कि हाँ ऐसे किस कारण से उसको उन्मोचित करने का ऐसा लगा कि उसको उन्मोचित करना चाहिए, शॉर्ट में लिखना चाहिए। ये बहुत विस्तृत नहीं है, यही चीज़ केस में बताया गया था। अब केस आया था, देखिए टीबी शर्मा बनाम मेरा एवं अन्य टीबी शर्मा बनाम मीरा एवं अन्य, मीरा है, ठीक है, मीरा एवं अन्य 1980 का मामला था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा ये यहाँ पे हेल्ड किया गया था। अब इसमें बताया क्या गया था, कि जो धारा 227 सीआरपीसी, अब यहाँ पे जो धारा 227 है अब तो 250 हो गई है ना भाई। केस लो तो उसी से रिलेटेड है तो वही चीज़ ना, चाहे 227 सीआरपीसी बोल लो चाहे 250 इसको बोल लो। तो जो धारा 227 थी अब क्या कर दिया, धारा 250 कर दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जो धारा 227 थी उसके तहत सेशन न्यायालय जो है, सेशन न्यायाधीश जो है वो आबद्ध है। किस चीज़ के लिए आबद्ध है कि यदि मान लीजिए यदि कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, जो अभियुक्त है उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। वहीं अगर बात करें रामराव बनाम राजस्थान की, राजस्थान राज्य 1994 का मामला था। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया था कि अगर उन्मोचित किया जा रहा है ना तो उस उन्मोचन के लिए कोई विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो दस्तावेज को देखने से यदि मान लीजिए विश्वास हो, पूरा विश्वास हो जाता है कि उन्मोचन करना चाहिए तो फिर उन्मोचन कर सकता है। बस यहाँ पे एक छोटा सा रीजन बताना पड़ेगा उसको। आ गया समझ में, ये हो गया। अब मान लीजिए उसको डिस्चार्ज नहीं करता, कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, न्यायाधीश को लगता है उसकी राय में कि अपराधी जो है, अभियुक्त जो है उसने अपराध किया है, तो फिर क्या किया जाता है, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। चार्जेस फ्रेम का मतलब जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर लिखित रूप में। तो यहाँ पे यदि न्यायाधीश की राय है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है तो अब यहाँ पे इस धारा के साथ आपको 263 और 269(1) और प्लस 510 भी यहाँ पे देखना होगा। अब ये जो धारा 263 है, धारा 269 का 1 है ना, यहाँ भी आपको आरोप विरचित करने के बारे में प्रावधान देखने को मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड प्रावधान है, यानी आरोप विरचित करने का प्रावधान कहाँ पे मिलेगा आपको देखने पूरे बीएनएसएस में, तो धारा 251 में तो है ही है, साथ ही साथ 263 और 269 क्लॉज 1 में भी आरोप विरचित करने का प्रावधान मिल जाएगा। अब वहीं बात करें अगर धारा 510 की ना, तो धारा 510 आप बीएनएसएस देखोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को लगाने में कोई गलती हो जाती है या फिर उसके अभाव में या फिर उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो फिर यहाँ पे इसकी अनियमितता कब कहलाएगी कि वह अनियमितता है उसमें। तो ये कब तब कहलाएगी जब उससे वस्तुतः न्याय ना हो पाया हो। अगर न्याय हो गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आरोप चाहे सही लगाओ चाहे गलत लगाओ, लेकिन अगर न्याय नहीं हो पाया है तो फिर वह उसमें अनियमितता है, फिर से उसकी प्रोसीडिंग चल सकती है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे धारा 510 में बताया गया है। अब यहाँ पे कहता है कि अनन्यतः सेशन न्यायालय तो विचारणीय नहीं है। यदि मान लीजिए जो सेशन न्यायालय के समक्ष मामला आया, ठीक है, अब यहाँ पे उस न्यायालय को लगता है कि भाई जो मामला है वो सेशन न्यायालय तो विचारणीय नहीं है, उसके तरफ विचारणीय नहीं है, तो क्या करेगा, क्या मामले को तुरंत भेज देगा या फिर आरोप लगाएगा? तो वही यहाँ पे कहता है कि वह आरोप को विरचित कर सकता है। यहाँ पे करेगा ऐसा नहीं लिखा है,
कर सकता है, और साथ ही साथ अगर कर मान लीजिए कर लेता है, ठीक है, या फिर नहीं भी करता तो फिर क्या करेगा, आदेश द्वारा मामले का विचारण करने के लिए, यानी कि जो एक आदेश जारी करेगा, ऑर्डर देगा, किसको, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या फिर अन्य कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसको, ये मामला ट्रांसफ़र करेगा। और ट्रांसफ़र किस चीज़ के लिए करेगा, ताकि ऐसे मामले का विचारण किया जा सके। क्यों, क्योंकि ये सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला नहीं था। आगे असल में तो ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए जो सीजीएम साहब हैं, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं या फिर अन्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसे मामला ट्रांसफर किया गया है, वो किस प्रकार से यहाँ पे उसका ट्रायल चलाएंगे, तो ऐसे ट्रायल चलाएंगे जैसे वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया जो बताई गई है, जो वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया, उसके अनुसार यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका ट्रायल चलाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या फिर अन्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे अंतरित किया गया है। और यदि मान लीजिए जो मामला है वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो फिर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख है, यानी कि जिस तारीख पहली जो तारीख आएगी चार्ज कर लगाने के लिए, उस तारीख से 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, एक लिखित रूप से आरोप विचित किया जाए। ये 60 दिन वाले मामले आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक सिर्फ 60 दिन वाले ही मामले आए कि 60 दिन के जो बाउंडेशन लगा रहा है, तो 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, लिखित रूप में आरोप को विचित किया जाएगा। 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं था तो चार्ज के लिए चलता रहता, फाइल चलती रहती थी, बहुत लंबी चल जाती थी, पेशी पे पेशी होती रहती थी। अब यहाँ पे पहली तारीख जब लगी थी चार्ज के लिए ना, उस तारीख से 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, ये आरोप लगाना होगा उसके ऊपर। अब यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे दूसरा क्लॉज यहाँ पे ये भी कहता है कि जब आरोप उपधारा 1 खंड खा के देने, यानी इस बारे में, यानी जब उसको विचारणीय मामला है उसके द्वारा विचारण किया जा सकता है सेशन न्यायालय द्वारा, और आरोप लगाया गया तो क्या किया जाएगा, जो शारीरिक रूप से या सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित व्यक्ति को पढ़कर सुनाया, यानी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है ना, उस व्यक्ति चाहे वो शारीरिक रूप से उपस्थित हो या फिर उसको मान लीजिए वीसी के माध्यम से उपस्थित किया गया हो, तो वहाँ पे जब उपस्थित है वीसी के माध्यम से भी ना, तब भी उसको क्या किया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। अब यहाँ पे समझाया सुनाया क्यों जाएगा, समझाया सुनाया इसलिए जाएगा क्योंकि उससे पूछा जाता है, जब उस पर आरोप लगाया जाता है ना, तो आरोप उससे पूछा जाता है, उसके दस्तखत किए जाते हैं, करवाए जाते हैं कि भैया जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो क्या आप उस आरोप को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। अगर स्वीकार करते हो तो फिर ठीक है, यहाँ पे आपको दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। दोष सिद्ध हो सकता है कि इसमें कुछ कम सजा हो, जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए, या फिर 1 महीने की सजा हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी जो न्यायालय के विवेक अनुसार है। अब ये जो पूरा मामला है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जितने भी ट्रायल आने वाले सब में आपको इसी तरह का प्रोसीजर आपको मिलने वाला है देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे दोषी होने का अभिवचन मान लीजिए करता है तो वहाँ पे उसको क्या कर दिया जाएगा, दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए दोषी होने का अभिवचन नहीं करता और विचारण किए जाने का दावा करता है कि नहीं मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता हूँ और मैं ट्रायल चाहता हूँ, विचारण करवाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, धारा 252 में फिर उस दोषी होने का अभिवचन यहाँ पे यदि मान लीजिए कहता है यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभियोग को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेक के अनुसार दोषित कर सकता है, यानी कि उसको अभियोग पर लेखबद्ध किया जाएगा। भाई जो आरोपी है वो स्वयं चाहता है, क्या चाहता है कि मैंने अपराध किया है तो मैं दोषी होने का अभिवचन करता हूँ, मुझे जो भी सज़ा देनी हो 1 महीने की, जो भी जुर्माने की, जो भी निवेदन करना होगा वो निवेदन कर सकता है। अगर ऐसी बात होती है, इसके साथ आपको 263, 269 क्लॉज 3 और 416 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 263 और 269 का क्लॉज 3 में यहाँ पे क्या बताया गया है, इसी तरह के दोषी होने के अभिवचन से संबंधित आपको प्रावधान देने को मिल जाएगा। और अगर बात करें अगर 416 की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धारा 416 अगर आप बीएनएसएस की बात करोगे ना, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो व्यक्ति जो आरोपी है, ठीक है ना, अगर उसने दोषी होने का अभिवचन कर लिया और उस आधार पे अगर यहाँ पे दोष किया गया है ना, उसको सज़ा सुना दी गई है, तो फिर उसकी अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने आरोपी ने स्वयं ने स्वीकार किया है ना। अब हो अपील की बात की इसलिए क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए उसने क्या कर लिया, दोषी होने का अभिवचन कर लिया, न्यायालय ने पूछा क्या दोषी होने का अभिवचन करते हो, उसने कर लिया, हो सकता है उसने सोचा होगी कम सजा होगी, और न्यायालय की यहाँ पे क्या लिखा है, न्यायाधीश उस अभियोग को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकता है, यानी कि उसको सजा भी सुना सकता है, ज़्यादा भी हो सकती है अपराध के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए न्यायालय ने सजा उसको ज़्यादा सुना दी तो क्या करेगा, दोषी से अपील करना चाहेगा, तो ये उसी चीज़ को यहाँ पे मना कर देता है। यहाँ पे कहता है कि अगर आपने एक बार दोषी होने का अभिवचन किया तो आपको अपील करने का राइट आपका ख़त्म हो जाता है।
तो धारा 416 भी आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए दोषी होने का अवचन नहीं किया जाता, वो विचारण चाहता है, तो फिर क्या किया जाएगा, धारा 253 में फिर अभियोजन साक्ष्य के लिए एक तारीख डिसाइड की जाती है, यानी कि यहाँ पे एक डेट डिसाइड की जाएगी, निर्धारित की जाएगी कि अगली डेट पे ये एक डेट डिसाइड करके यहाँ बताया जाएगा कि इस डेट पे आपको क्या करना है, गवाही करवानी। तो जो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, जो साक्षी हैं, जो अभियोजन की ओर समर्थन में है, उनको पेश किया जाएगा, उनके गवाही चालू हो जाएगी। ठीक है, ये धारा 253 में हो गया। ये डेट निर्धारण की बात आती है, सिर्फ डेट निर्धारण के लिए धारा 253 है। 254 क्या है कि जिस डेट पे निर्धारित किया गया है ना, तो उस डेट पे क्या किया जाएगा, अभियोजन के सभी साक्ष्य को लिए जाएंगे। अब इसी अभियोजन साक्ष्य से संबंधित प्रावधान आपको सेक्शन 265 और 267 में भी इसी तरह का प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिंक करके लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, पढ़ने में भी आसानी रहे। तो आप हर सेक्शन में जो धाराएं हैं उसको लिंक करके पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे कहता है, पहला क्लॉज क्या कहा गया है कि नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसे सब साक्ष्य लेगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाए। ये हो गया आपका कि अभियोजन के जो समर्थन नहीं है, उनकी जो उसको सपोर्ट करते हैं एविडेंस, उन सभी को क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, उसको लिया जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें इसको ऐड किया गया, नहीं ऐड की गई, परंतु पहला ऐड किया गया है, दूसरा यहाँ पे दूसरा क्लॉज ऐड कर दिया गया है, पहले सीआरपीसी में नहीं था। अब यहाँ पे कहता है, परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य वीसी के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकता है। वहीं अगर हम मान लीजिए जिस साक्षी का कथन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है वो क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट को आने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सर्वेंट अगर वीसी के माध्यम से जुड़ना चाहे तो वीसी के माध्यम से भी क्या किया सकता है, उसका इसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसका अभिसाक्ष्य टेस्टिमोनी लिया जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे जब ऐसा साक्ष्य आ गया है तो यहाँ पे दोष मुक्ति के बारे में बात करता है। तो धारा 255 जो है वो कहता है, यदि अभियोजन का साक्ष्य ले लिया गया, ठीक है, अब ये ऊपर हमने देखा ना कि अभियोजन साक्ष्य के लिए एक तारीख डिसाइड की और एक तारीख पे उसने क्या किया गया, अब एविडेंसेस ले लिए गए। अब जब एविडेंस सारे ले लिए जाते हैं ना, और साथ ही साथ अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। अब यहाँ पे अभियुक्त ने अभी तक अपना प्रतिरक्षा आपना नहीं किया है, यानी कि जो आरोपी है उसने अभी तक कोई भी ऐसा अपनी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया है, ना ही उसके ओर से कोई विटनेस आए हैं। अभी सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ अभियोजन का यहाँ पे विटनेस आए हैं, उनकी साक्ष्य हुए हैं। और साथ ही साथ जब अभियुक्त की उसके बाद क्या की जाती है, परीक्षा की जाती है, यानी कि अभियुक्त अपना प्रतिरक्षा आरंभ करे उससे पहले और अभियोजन साक्ष्य के बाद एक धारा और आपको देखनी होगी, धारा 351। धारा 351 क्या कहता है, जो अभियुक्त के एक्सप्लेनेशन की बात करता है। अभियुक्त अपना एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण मांगता है न्यायालय, ठीक है, जिसको बोला जाता है मुलजिम बयान। मुलजिम बयान होता है यहाँ पर। अब वो मुलजिम बयान हो गया, ये गवाही नहीं है, ठीक है, शपथ पर नहीं होता है ये मुलजिम बयान, लेकिन यहाँ पे मुलजिम बयान का एक प्रावधान है, होता है। तो अब 351, पहले धारा 313 हुआ करता था सीआरपीसी में, अब 351 हो चुका है। तो यहाँ पे जब अभियोजन साक्ष्य हो जाएगा, अभियुक्त की परीक्षा हो जाएगी, और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के बाद न्यायाधीश को यदि लगता है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो फिर न्यायाधीश उसको क्या कर सकता है, दोष मुक्त का आदेश दे सकता है, यानी दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। भाई जब उसके खिलाफ कोई एविडेंसेस, जो जितने सारे एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं, उससे तो ये साबित ही नहीं होता कि उसने अपराध किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके बाद आदेश अभिलिखित किया जाएगा, इसका दोष मुक्ति का आदेश। मैंने बताया था ना, जब डायग्राम पढ़ रहे थे वहाँ बताया था कि अगर अभियोजन साक्ष्य है और वहाँ पे अभियुक्त की परीक्षा भी की गई धारा 351 में, और उसके बाद दोनों को सुना गया, यहाँ पे लगा कि यहाँ पे जो अपराध नहीं हुआ है अपराधी के द्वारा, उसने नहीं किया, तो दोष मुक्ति का आदेश ले अभिलिखित कर सकता है, ये हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए दोष मुक्ति का आदेश यहाँ भी अभिलिखित नहीं करता तो फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो आरोपी है जो उसको क्या करेगा, अपना प्रतिरक्षा आरंभ करेगा, अपना डिफेंस रखेगा। भाई डिफेंस तो रखेगा ना भाई, अगर उसको दोष मुक्त नहीं किया गया तो अपना बचाव तो करेगा, बचाव में जो भी उसके पास एविडेंसेस होंगे उसको पेश करेगा। तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं, धारा 256। धारा 256 क्या बात करते हैं, प्रतिरक्षा आरंभ करने से संबंधित। अब जहां धारा 255 में दोष मुक्त नहीं किया जाता, अभी हमने देखा ऊपर
कि धारा 255 में क्या किया गया, उसको दोष मुक्त कर दिया गया। मान लीजिए वहाँ पे नहीं करता तो न्यायाधीश, तो क्या किया जाएगा, तो फिर वहाँ से अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस ला रहा था, अपने गवाह लेके आ रहा था, अब अभियुक्त से क्या किया जाएगा, अपेक्षा की जाएगी कि भाई वो अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे, उसके साक्ष्य जो भी हैं उसके समर्थन में उसको पेश करे, यानी कि अपने समर्थन में भाई जो उसके बचाव में एविडेंसेस हों, जो भी गवाह हों उनको पेश करे, उनके साक्ष्य हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कहता है, यदि मान लीजिए इस मामले में, किसी मामले में अभियुक्त जो है लिखित कथन देता है, तो उस लिखित कथन को ना फाइल में लगाया जाएगा न्यायाधीश के द्वारा, यानी अभिलेख में फाइल करेगा। अभिलेख मतलब जो न्यायालय की फाइल है वहाँ। उसके बाद आता है, यदि मान लीजिए जो अभियुक्त है किसी ऐसे साक्षी को बुलाना चाहता है जो मामले के तथ्य से परिचित हो, ठीक है, तथ्यों से परिचित हो, अब वहाँ पे उसको बुलाना चाहता है, या फिर कोई चीज़ या फिर कोई दस्तावेज पेश करवाना चाहता है अभियुक्त, तो उसके लिए क्या करेगा, एक आवेदन देगा। आवेदन कहाँ देगा, धारा 94 यानी कि सेक्शन 94। सेक्शन 94 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 94 इस बारे में बात करता है कि आपका दस्तावेज पेश करने के लिए समन या के लिए आवेदन, ठीक है। तो यहाँ पे एक आवेदन दिया जाएगा, किसके द्वारा, अभियुक्त के द्वारा, कि मुझे एक किसी दस्तावेज को पेश करवाना है या फिर किसी साक्षी को हाजिर करवाना है, उसके लिए आदेशिका जारी किया जाए। तो फिर न्यायालय क्या करेगा, आदेशिका जारी करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए न्यायाधीश को लगता है कि जो आदेशिका जारी करने का आवेदन है इस सिर्फ विलंब करने के लिए मामले में और या फिर तंग करने के लिए है, तो फिर उस मामले आवेदन को खारिज कर देगा। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है धारा 257 बहस के बारे में। अभी तक आपने देखा कि सारे एविडेंसेस आ रहे थे, गवाह आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब क्या बचता है, तर्क बचता है। तर्क मतलब आर्ग्यूमेंट होना, बहस होना। तो अब इसके साथ एक और धारा इसी तरह की मिलती जुलती आपको देखने को मिली, धारा 352, जहाँ पे मौखिक बहस से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ज़्यादा वहाँ पे कुछ कनेक्शन है नहीं, सिर्फ मौखिक बहस से संबंधित है। बहस यहाँ पर भी है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है प्रतिरक्षा जैसे ही समाप्त हो जाती है, किसकी प्रतिरक्षा, गवाह, उसके अभियुक्त की प्रतिरक्षा समाप्त हो जाती है, तब यहाँ पे जो अभियोजक है यानी लोक अभियोजक है मामले का उपसंहार करेगा, मामले का अंतिम रूप से प्रत्याख्यान कथन करेगा, ठीक है। और जब जो भी कथन करेगा उसका अभियुक्त या फिर उसका अधिवक्ता उत्तर देने के लिए हकदार होगा। अब जब हकदार क्यों होगा, भाई उसको बचाओ उसको भी करना है। जो अभियोजक है वो क्या करेगा, वो पीड़ित की ओर से लड़ेगा, और लेकिन जो अभियुक्त है उसका अधिवक्ता है वो अभियुक्त को बचाने के लिए रहेंगे। तो भाई उत्तर तो देना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें, यदि मान लीजिए अभियुक्त या फिर उसका अधिवक्ता कोई विधि का प्रश्न उठा देता है, तो फिर उस विधि का प्रश्न उठाने पर ना, मान लीजिए किसी लॉ से संबंधित कि ऐसा लॉ नहीं था उस टाइम पे, ये था वो था, ये सारी चीज़ें अगर विधि बात आती है ना, तो फिर वहाँ पे जो अभियोजन है वो न्यायाधीश के अनुजय से विधि के प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है। जो भी निवेदन चाहे वो वहाँ पर निवेदन उसके संबंधित कर सकता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है सेक्शन 258। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सेक्शन 258 जो है आपको सेक्शन 235 हुआ करता था सीआरपीसी में। यहाँ पे कहता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। अब भाई जी सारी चीज़ें हो गई है, बहस हो गया, तो यहाँ पे बचता क्या है, दो ही चीज़ तो बचती है ना, या तो दोष मुक्ति होगी या दोष सिद्धि होगी। अब इसी तरह दोष निर्णय के बारे में अगर बात आती है ना, तो निर्णय आपका पहले 353 सीआरपीसी में हुआ करता था, अब यहाँ पे 392 यहाँ पे बीएनएसएस में हो गया। अगर इसको देखोगे तो वहाँ पे निर्णय आपको देखने को मिल जाएगा। तो निर्णय क्या होता है, वहाँ पे किस तरीके से निर्णय सुना जाएगा उसके बारे में प्रावधान है। अब यहाँ पे कहता है बहस और विधि सुनने के पश्चात, यानी विधि प्रश्न सुनने के पश्चात, ऊपर हमने जो पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद न्यायाधीश क्या करेगा, जब बहस पूर्ण हो जाती है ना, तो जिस दिन बहस पूर्ण होती है, तर्क कंप्लीट हो जाता है, आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाता है, उस आर्गुमेंट कंप्लीट होने के तारीख से 30 दिन के भीतर क्या करना होगा, निर्णय देना होगा। यहाँ पे एक टाइम लिमिट फिर से बता दिया कि अगर 30 निर्णय कब देगा सेशन न्यायालय, जब यहाँ पे बहस खत्म हो जाएगी, तो उस बहस के समाप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर मामले में निर्णय देना होगा उसको। अब यहाँ पे हालांकि बढ़ाया जा सकता है इसको 30 दिन को, लेकिन अधिकतम 45 दिन तक, ठीक है। तो ये 45 अलग नहीं है, 30 + 45, यहाँ पे 30 दिन है प्लस यहाँ पे 15 और जोड़ देगा, 30 × 10 = 40, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 दिन तक बढ़ाई जा सकती है इसको। ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है, यदि अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है तो न्यायाधीश अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा। दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए मैंने 2 धाराएं बताई थी, कौन कौन सी, एक 258 बताया था, 258 का सब क्लॉज 2 था, और दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा बताया था आपका सब 271 का सब क्लॉज 2, यानी 271 का सब क्लॉज 2,
जहाँ पे दंड के प्रश्न पर सुनने से संबंधित प्रावधान किया गया है। ये हो गया आपका, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट आता तो मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, लीगलाइजेशन सर, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ से संबंधित क्वेश्चन भी आप वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 259। 259 जो है आपका वो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बात करता है कि ऐसे मामले में जिसमें धारा 234 के कॉल 7 में जो आरोप के बारे में प्रावधान था ना, उस आरोप में क्या एक उपबंध और था पूर्व दोष सिद्धि का था कि पूर्व दोष सिद्धि अगर उसको हो तो उसके बारे में भी लिखा जाएगा आरोप में। अगर यहाँ पे आरोप में ये चीज़ लिखा गया है और अभियुक्त जो है अगर ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने यहाँ पे पहले भी दोष सिद्ध किया गया है, तो यहाँ पे न्यायाधीश क्या करेगा, धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोष सिद्ध करने के पश्चात, यानी कि या तो जब 252 में दोष सिद्ध कर रहा होगा या फिर 258 में दोष सिद्ध कर रहा होगा, सजा सुना रहा होगा, उसके बाद क्या करेगा, पूर्व दोष सिद्धि के बारे में एविडेंसेस ले सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित ना आपको और भी प्रावधान बीएनएसएस में कहाँ मिल जाएंगे, धारा 289 में भी देखने को मिल जाएगा, 334 में मिल जाएगा, 359 में मिल जाएगा, 401 में मिल जाएगा, 359 आपका राजीनामा संबंधित है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रावधान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है आपका धारा 260। धारा 260 जो है ये बात करता है धारा 222 को धारा 2 के अधीन संशोधित मामलों में प्रक्रिया, ये हम बता चुके हैं पहले, जब धारा 222 हम पढ़ रहे थे ना, उसी के साथ हमने पढ़ा था ये पूरा धारा। तो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब वीआईपी डेफेमेशन होता है ना, यानी कि मानहानि होती है वीआईपी लोगों की, जैसे राष्ट्रपति हो गया, संघ का मंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, संघ प्रशासक के क्षेत्र के, तो यहाँ पे इन सभी की अगर मानहानि होती है ना, तो उसका संज्ञान कौन करेगा, सिर्फ सेशन न्यायालय करता है। और उसमें प्रक्रिया क्या अपनाएगा, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा, जो धारा 267 से धारा 270 में बताई गई। अब यहाँ पे अगर दोनों पक्षकार जो हैं, वीआईपी डेफेमेशन जिसकी की गई है और जिसने मानहानि किया है, अगर उन दोनों में से कोई अगर इच्छा जाहिर करता है कि ये जो मामला है बंद कमरे में किया जाए, तो न्यायालय अगर चाहे तो बंद कमरे में भी इसका विचारण चला सकता है। वही अगर 4th क्लॉज यहाँ पे बताया गया कि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने कोई उचित कारण नहीं था, यहाँ पे झूठा मोटा यहाँ पे आरोप लगा दिया गया, तो 5,000 रुपये तक का यहाँ पे एक प्रतिकर लाया जा सकता है। ठीक है, उसका उपधारा 4 यहाँ पे कहता है कि अगर प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा, मानो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, जुर्माना लगाया हो। प्रतिकर के आदेश की अपील उच्च न्यायालय में, यानी जो प्रतिकर लगाया गया अगर वो प्रतिकर नहीं देना चाहते भाई साहब, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो अपील उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है प्रतिकर के आदेश के लिए। यह है आपका पूरा का पूरा सेशन ट्रायल। आई होप आपको पूरा सेशन ट्रायल समझ में, अगर सेशन ट्रायल आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको कोई भी किसी भी ट्रायल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि नहीं समझ एक बार जरूर देखिएगा फिर से पूरे लेक्चर को, और पूरा आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर मैसेज करिए इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जहाँ पे हम मजिस्ट्रेट के वारंट मामले के और समान मामले के विचारण से संबंधित प्रावधान पढ़ने वाले हैं।